अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। नॉवल हम पढ़ रहे थे जुनून तेरे इश्क का, जिसकी आज लास्ट एपिसोड है। प्लीज हमें बताइएगा आपको ये नॉवल कैसा लगा। हियर वी गो। अगले कुछ दिन इन दोनों को घर की सेटिंग करते हुए गुजर गए क्योंकि सारा फर्नीचर पैक हुआ हुआ था और अस्परा को अब बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो घर में किसी मुलाजमा को रखे, इसीलिए इसने सब कुछ खुद किया और जो भारी फर्नीचर था वो अरहम ने इसे रखवाया। थोड़ा सा लेफ्ट की जानिब करो, नहीं थोड़ा सा राइट की तरफ, नहीं क्या तुम काउच को सिर्फ 1 इंच नहीं धकेल सकते? वो चिढ़ते हुए बोली। यहाँ और खुद करो। वो छोड़कर अपने बाजू सीने पर बांधते हुए बोला। मैं ये कब से कर रहा हूँ और तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा? वो शिकायती लहजे में बोला। खैर इधर आओ और सामने देखो, ये दरमियान वाला परफेक्ट नहीं है, जबकि इसकी साइड पर पड़े काउच अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हैं। क्या अब थोड़ा सा लेफ्ट की जानिब करोगे? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, जबकि वो सुकून से अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब इसने देखा अब वो बेसब्री हो रही है तो लंबा सांस खींचा, काउच की जानिब बढ़ा और इसने इसे थोड़ा सा लेफ्ट की जानिब खींचा। यही अरहम, बिल्कुल इधर ही, परफेक्ट। वो खुशी से उछलते हुए बोली, जिस पर इसने सुकून भरा सांस लिया। लिविंग रूम काफी बड़ा था, इसीलिए अरहम काउचेस के 2 सेट लाया था जो उन्होंने एक 5 पैलेस के करीब रखा, जबकि दूसरा टीवी के सामने। टॉप फ्लोर पर 3 बेडरूम थे जिनमें से 2 एक जैसे थे, जबकि तीसरे वाला मास्टर बेडरूम था। असरा ने आखिरी नजर सारे घर को देखा तो इसकी आंखें खुशी से चमकने लगी क्योंकि वो सांस रोक देने की हद तक खूबसूरत लग रहा था, खासकर टीवी के पीछे ग्लास वॉल से दिखने वाला दरिया का नजारा। इन लोगों का घर टाउन के आखिरी हिस्से में था जहां इनके अलावा चंद ही घर आबाद थे और वहां के लोग बहुत नर्म दिल और अच्छे थे। अस्परा ने क्लॉक की जानिब देखा जो 9 बजा रहा था, जबकि अरहम शावर ले रहा था और इसने दिल से खाना तैयार किया क्योंकि वो जानती थी पिछले 3 दिनों से अरहम काफी थक चुका है। खाना तैयार करने के बाद इसने वो आंगन में लगा दिया। जब वो कोल्ड ड्रिंक्स ग्लास में उंडेल रही थी, इसकी नजर सामने से आते अरहम से टकराई, जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था, जबकि वो अपने गीले बालों में मुसलसल हाथ चला रहा था और वो इस कदर प्यारा लग रहा था कि इसके दिल की बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था। पिकनिक एट नाइट? इसने चटाई पर बैठकर पूछा। हो सकता है, देखो ना सब कितना खूबसूरत है। वो आसमान पर चमकते चांद सितारों को देखते हुए बोली। ठीक कह रही हो, मुझे बहुत मजेदार खाने की खुशबू आ रही है। क्या स्पेशल बना है? वो अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए पूछने लगा। चिकन पास्ता, पोलेंटा और मीठे में कैस्टा बनाया है। वो मुस्कुराते हुए बोली। गुड, चलो खाते हैं। इससे कहा तो फिर वो दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। क्या तुम्हारे दोस्तों में से किसी की कॉल आई? हाँ, जैन की कॉल्स आती रहती हैं। वो पूछता रहता है हम लोगों को क्या कर रहे हैं। दोनों ठीक हैं और किसी की मदद की जरूरत तो नहीं, इसने सुकून से जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत बुरा लगा हम लोग इन्हें मिलकर भी नहीं आए। कोई बात नहीं, हमें कौन सा इन्हें गुड बाय बोलना था। अस्परा, मैंने वो लिविंग स्टाइल छोड़ा है, अपने दोस्तों को नहीं। वो इसे तसल्ली देता हुआ बोला। मेरे पेरेंट्स की जानब से कोई मैसेज नहीं आया। मैंने कांटेक्ट करना चाहा मगर हिम्मत ही नहीं हुई। वो लब चबाते हुए बोली। इनसे बात करो अस्परा, मैं नर्वस हूँ। पापा ने मुझे नया मोबाइल लेकर दिया था, इनके पास मेरा नंबर है मगर उन्होंने कॉल ही नहीं की। तो फिर क्या है, तुम कर लो राब्ता, ज्यादा वक्त नहीं लो वरना इन्हें लगेगा मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। वो खुश्क सा कहका लगाते हुए बोला तो अस्परा ने इसके बाजू पर थप्पड़ मार दिया। शट अप अरहम, पापा को तुम अच्छे लगते हो इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ आने दिया। मेरा ख्याल है मेरे हक में सिर्फ एक ही वोट था, वो भी दादी अम्मा का। जानते हो, उन्होंने मुझे वापस जाने का बोला था जब मैं तुम्हें छोड़कर आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा जी। खाना खाने के बाद बाकी का वक्त इन दोनों ने बातें करते हुए गुजारा। डार्क कलर मुझे सूट करते हैं इसीलिए ज्यादातर मैं यही पहनना पसंद करती हूँ, वो इसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। और मुझे सिर्फ ब्लैक रंग पसंद है। वो कंधे झुकाता हुआ बोला। जानती हूँ। वैसे तुम कहाँ घूमना जाना चाहती हो? मेरी ख्वाहिश है मैं पेरिस जाऊं, सच्ची वहां जाने का बहुत शौक है। वो खुशी से बताने लगी। मैंने तकरीबन सारी दुनिया घूमी है लेकिन पसंदीदा जगह कोई भी नहीं थी, लेकिन हाँ अब खाना काबा जाने की ख्वाहिश है। वो इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला। वाह माशाल्लाह, हम दोनों चलेंगे। वैसे अरहम तुम्हारी उम्र क्या है? वो तजस्सुस से पूछने लगी। इसने आबरू झुकाकर इसकी जानिब देखा तो वो हंसने लगा। तुम्हें मेरे साथ रहते इतना वक्त हो गया।
और तुम मेरी उम्र नहीं जानती? खैर, तुमने मुझसे अपना तारुफ ऐसे नहीं करवाया था। हाय अस्परा, मेरा नाम अरहम है और मैं तुम्हें किडनैप करने लगा हूँ, वो घूरते हुए बोली। शट अप, मेरी उम्र 28 साल है बंदरिया, वो खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला। ओह थैंक अल्लाह, वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली। व्हाट, तुम क्या समझ रही थी मैं 40 साल का हूं या कुछ और? इसने इसके बालों की एक लट मोहब्बत से खींचते हुए पूछा। नहीं नहीं, मुझे यही लगा था तुम 20 प्लस के होगे, वो इसके गिरले सार बांधते हुए बोली। ये टाउन बहुत खूबसूरत है अरहम, मुझे बहुत खुशी है। मैं इस वक्त इस खूबसूरत आसमान तले अपनी जान से अजीज शख्स के साथ लेटी हुई हूँ और इन चमकते सितारों को देख रही हूँ, वो प्यार से बोली। 5 साल बाद वक्त का काम था गुजरना और वो बगैर किसी की परवाह किए गुजरता जाता है। जिंदगी जो इन दोनों को पहले एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई थी, अब बिल्कुल पुरसुकून थी। अस्पराने टाउन में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद स्कूल में बायोलॉजी की टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया था, जबकि अरहम ने अपना काम बेकरी की दुकान से शुरू किया था। लेकिन इन 5 सालों में मुसलसल मेहनत से वो दुकान को मार्केट में बदल चुका था। इसके साथ साथ इसने इस्लामी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दी थी, जिसका नतीजा ये था कि वो 5 वक्त नमाजी बन चुका था और इसने अस्परा के साथ लास्ट ईयर हज का फर्ज अदा किया था। अब्दुल जब्बार साहब और मलिहा बेगम लोग अक्सर इन दोनों से मिलने आते और हमने इन्हें अपने पास हमेशा के लिए रहने की दावत दी, मगर उन्होंने नरमी से इनकार कर दिया। शुरू शुरू में अब्दुल जब्बार साहब का रवैया अरहम के साथ खुश्क सा था, मगर वक्त के साथ साथ वो नरम पड़ने लगे, जबकि वो मलिहा और दादी अम्मा का लाडला बेटा बन गया था। भीला, जो एक वक्त पहले इससे आंख मिलाने से भी डरती थी, अब जब वो इसके लिए कभी चॉकलेट्स लिए बगैर घर वापस आ जाता तो वो इसके कान खींचने से भी गुरेज नहीं करती थी। वो इसे बड़े भाई के तौर पर चाहने लगी थी, जबकि वो भी छोटी बहन के तौर पर इसके सारे नखरे उठाता। इटली में अरहम की जगह जैन ने ले ली थी। इसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने यकीन कर लिया था अरहम और जैन की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से चीफ ने एक नई टीम बनाई ताकि बॉस को खत्म कर सके। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि अरहम के बाद गैंग का लीडर कौन है। अरहम एक बेस्ट था, जिसकी वजह से सब इसे पहचानते थे, जबकि जैन बिल्कुल सांप है, जो पुलिस के दरमियान में रहकर इनकी आंखों से ओझल है और अपना काम इंतहाई सफाई से कर रहा है। जबकि जुबैर ने अपनी मौत का फायदा उठाते हुए पुलिस वालों और जैन का जीना काफी मुश्किल किया हुआ है, क्योंकि वो सच में भटकती आत्मा की तरह घूमता और लोगों को काफी तंग करता है। अस्परा का जब इन दोनों और दोस्तों और फाइका और फातिमा के साथ राब्ता बहाल हुआ तो वो इसकी वापस से नॉर्मल जिंदगी में काफी खुश हुई थी। फाइका और हमजा, जबकि फातिमा और तैमूर इसी साल शादी हुई थी, जिस पर वो अरहम दोनों ही बखुशी शामिल हुए थे। इसी शादी पर अस्परा की दानिश से भी मुलाकात हुई तो इन दोनों ने आपस में बात की। जो भी था वो इसका मामूजात था और रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। इसे अपनी टांगों पर सही सलामत चलता हुआ देखकर इसे दिल में जैसे बोझ सा उतरा था। दानिश ने अपनी मामा के लिए किए कि इससे माफी मांगी और इसे बताया कि वो इसी वक्त हार मान गया था जब अरहम ने इसकी टांग तोड़ी थी। ये तो इसकी मामा थी जिन्होंने इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इसको बचाने भेजा था, वरना वो खुद कभी भी नहीं आता, क्योंकि इसने अस्परा को अपनी टांग टूटने का जिम्मेदार समझा था। इसे लगा था वो इसकी वजह से अब कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। दानिश ने सच्चाई का मुजाहरा करते हुए इसे सब बता दिया था और आखिर में इसने कहा कि वो शर्मिंदा है, इसे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए थी, जिस पर वो कुछ पल खामोश रही। फिर इसने सिर्फ इतना ही कहा था, फिक्र मत करो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है और मैं खुश हूँ, फाइनली तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल गया। आफ्टर ऑल तुम पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हो। जिस पर वो भी सर खुजाता हंस पड़ा था। जिसके बाद इन दोनों की कभी कभी कॉल पर बात हो जाती थी और इस दौरान इसने इसे बताया था कि इसे इसकी लाइफ पार्टनर मिल गई है जिसका नाम सारा है। फिर इसने अस्परा और सारा का कांटेक्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अस्परा को आजकल अपने स्टूडेंट से काफी जेलसी होती थी, क्योंकि इनमें अक्सर लड़कियां अरहम को ताड़ने बेकरी पहुंची हुई होती थी, क्योंकि टैटूज रिमूव करने के बाद वो और भी हैंडसम लगता था। जब वो भी वहां जाती इसके स्टूडेंट्स गायब हो जाते और इसके निकलते ही वो फिर से वहां हाजिर हो जाते। अरहम इसे अक्सर स्कूल से लेने जाता तो लड़कियां इसके इर्द गिर्द मंडराती जैसे कोई सुपरस्टार हो, जिसकी वजह से अस्परा को शदीद नफरत होती। बेशक वो किसी को आंख उठाकर नहीं देखता था, मगर इसका दिल पागल सा होता था। इसका दिल चाहता वो इसे बस अपने दिल में कैद कर ले, कोई इसे देख भी ना पाए। इन 5 सालों में अरहम ने इससे इतनी शदीद मोहब्बत की थी कि अब वो डरने लगी थी कहीं वो बदल ना जाए, कहीं इसकी मोहब्बत में कमी ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। अरहम के साथ साथ वो भी बाकायदा नमाज पढ़ने लगी थी ताकि इस रब का शुक्रगुजार रहे जिसने इसे इतनी मोहब्बतों से नवाजा है। जब वो स्कूल से फारिग हुई तो सीधा मार्केट चली गई ताकि अरहम से मिल सके, क्योंकि आज वो जरा बिजी होने की वजह से आ नहीं पाया था। फ्लोरिडा, अरहम कहाँ है?
इसने वहां पहुंचकर जब इसे नहीं पाया तो इसकी सेक्रेटरी से पूछने लगी, सर 1 घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने बोला जब तक वो वापस नहीं आते आप यहाँ सब चीजें देखो और साथ बोंटी स्टोर का भी चक्कर लगा ले। इसने बताने पर जल्दी से मोबाइल निकाल कर इसे कॉल करने लगी, मगर वो उठा ही नहीं रहा था। वो लपचपाते हुए स्टोर की जानी बढ़ गई। सारी कलेक्शंस चेक करने के बाद जब वो वापस आई तो अभी भी अरहम का नाम निशान नहीं था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो खुद को काबू करती क्लाइंट्स के साथ डील करती रही और जब जब फ्री होती इसका नंबर डायल कर लेती, मगर सामने कोई जवाब ना पाकर इसका दिल तकलीफ से फटने लगता, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे ही घड़ी में रात के 9 बजाए इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने मुलाजमों को मार्केट बंद करने का हुक्म दिया। सब बंद करने के बाद वो घर की जानिब चल पड़ी। घर के करीब जाकर जब इसने लाइट चलती हुई देखी तो इसका दिमाग ही घूम गया, क्योंकि लाइट चलने का मतलब था अरहम घर मौजूद है। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई लाइट्स बंद हो गईं। ओह खुदा, इसने कहकर घबराते हुए अपने बैग से मोबाइल निकाल कर इसकी फ्लैश लाइट चलाई, मगर इसी पल वापस से घर की लाइट जल गई, लेकिन इस बार इनकी रोशनी मध्यम थी। इसने नजर घुमाकर चारों देखा तो लिविंग रूम फूलों, गुब्बारों और मुख्तलिफ रोशनियों से इंतहाई खूबसूरती से सजा हुआ था। इसने धड़कते दिल के साथ अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाए, जहां इसकी निगाह टेबल पर पड़ी, जहां अरहम का मोबाइल पड़ा हुआ था, मगर वो खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसने मोबाइल के ऊपर एक छोटा सा कागज पड़ा हुआ था। इसने कपकपाते हुए हाथों से वो पकड़ लिया और इसके ऊपर लिखा हुआ था एक लफ्ज पढ़ा, शेल्फ। वो वहां मौजूद सब शेल्फ्स की जानिब देखने लगी। तभी इसकी नजर टीवी के ऊपर बनी शेल्फ पर ठहरी, जहां सुर्ख रंग का बॉक्स एक मैसेज के साथ पड़ा हुआ था। इसने करीब जाकर वो बॉक्स और कागज उठा लिया और इस पर लफ्ज पढ़ने लगी, मुझे ओपन करो। इसने मुस्कुराते हुए बॉक्स को खोला, जिसके अंदर बड़ा सा ब्रेसलेट मौजूद था और साथ एक चिट पड़ी हुई थी। इसने बड़ा ब्रेसलेट बाहर निकाली जो डायमंड की बनी हुई थी और साथ चिट पर लिखा हुआ था। लफ्ज पढ़ने लगी, आंगन। वो बेतरतीब होती धड़कनों के साथ अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाने लगी। ग्लास के दरवाजे के खुले हुए थे, जिसकी वजह से वो आंगन देख सकती थी, जहां फर्श रेड सफेद गुब्बारों से भरा हुआ था, जबकि दरमियान में मौजूद टेबल सुर्ख पत्तियों की लपेट में थी। अरहम, इसने बेसाख्ता टेबल की जानिब बढ़ते हुए पुकारा, मगर वो इसे कहीं नजर नहीं आया। टेबल के करीब पहुंचकर इसकी नजर दरमियान में मौजूद व्हाइट प्लेट पर पड़ी, जिसके अंदर गुलाबी रंग का एक पेज मौजूद था और साथ एक पिन। इसने उठाकर वो कागज पढ़ा जिसमें एक लफ्ज लिखा हुआ था, जबकि पिन इसने हाथ में पकड़ ली थी। ग्रीन। ग्रीन का क्या मतलब हो सकता है? पौधे, घास या कुछ और? अभी वो सोच रही थी, इसकी नजर गुब्बारों में मौजूद एक ग्रीन गुब्बारे से टकराई। इसने आगे बढ़कर हाथ में मौजूद पिन से वो गुब्बारा फोड़ दिया, जिसमें से काफी ज्यादा ग्लिटर बाहर निकला, जिस पर वो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी और साथ ही इसकी नजर ब्लूइश बॉक्स पर पड़ी। इसने मुस्कुराते हुए इसे खोला, जिसके अंदर इसे पेंडेंट निकला, जिसके अंदर तितली थी, जिसके पर आउटलाइन डायमंड के क्रिस्टल के बने हुए थे और इस पेंडेंट के साथ एक चिट लगी हुई थी जिस पर लिखा था बिल्कुल सीधा देखो। इसने जैसे ही सामने देखा, इसके दिल की एक बीट मिस की, क्योंकि इसी पल दरख्तों पर रोशनी नुमाए हुए, जहां इंतहाई खूबसूरती से कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, जबकि इसके आसपास जुगनू उड़ रहे थे जो इस नजारे को और भी दिलकश बना रहे थे। विल यू मैरी मी वंस अगेन प्लीज? ये पढ़कर ना चाहते हुए इसकी आंखें नम होने लगी। अस्प्रा? अरहम की आवाज इसे पीछे से सुनाई दी, मगर वो भीगी आंखों से वो सामने लिखे अल्फाज देखती रही, क्योंकि जब इसने पहली बार शादी की थी वो खुश नहीं थी, दिल से राजी नहीं थी। शादी एक खूबसूरत ख्वाब होता है जिसे अरहम ने इससे छीन लिया था। तभी इसने इसका हाथ अपनी कमर पर महसूस किया तो आहिस्ता आहिस्ता पलट के इसकी आंखों में देखा। अस्प्रा की आंखों में आंसू देखकर अरहम के चेहरे की मुस्कुराहट सिकुड़ी। टिसोरो? इसने कहते हुए इसके चेहरे को अपने हाथों में भरा। मैं जानता हूँ, जब मैंने पहले तुमसे निकाह किया था तुम इंतहाई अजियत से गुजरी थी। मैंने तुमसे तुम्हारा इतना अनमोल ख्वाब छीन लिया था, तुम्हारे अपने भी शामिल नहीं हो पाए थे। मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर से मुझसे अपने माँ बाप की मौजूदगी में निकाह करो, ताकि तुम्हारी अच्छी यादें जुड़ जाएं। प्लीज टिसोरो, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी जिंदगी की हर कमी पूरी करना चाहता हूँ, प्लीज। जिस पर वो मजीद शिद्दत से रो दी और इसे गले से लग गई। अरहम, तुम क्या हो? कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है? कैसे तुम करते हो ये? कैसे? मैं तुम्हें औलाद जैसी नेमत भी नहीं दे पाई और तुमने आज तक एक लफ्ज भी नहीं कहा, ना इस बारे में कभी कोई बात की। वो इसके सीने पर पंच मारते हुए सिसकने लगी, क्योंकि इन दोनों को अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा हुआ था। चुप कर जाओ, रो नहीं। वो रब भी जानता है जो तुम्हारी मोहब्बत में शराकत पसंद नहीं है, ख्वाह वो मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा वक्त सब मेरा है और किसी का नहीं। खबरदार अगर अब रोई तो।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नाम आंखों से मुस्कुराता इसकी आंखों को खुश करता हुआ बोला, क्योंकि वो अक्सर इस महरूमी की वजह से नमाजों के दौरान तड़पता हुआ देखता था। अस्मा तकलीफ से हंसी, क्योंकि वो जानती थी वो इस नेमत के लिए अपने रब के सामने कितना गिड़गिड़ाता है। अच्छा ना बताओ, शादी करोगी मुझसे, दुल्हन बनोगी मेरी? वो कहकर घुटनों के बल बैठ गया। मेरे नाम की मेहंदी लगाओगी अपने हाथों पर? वो इसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए पूछने लगा, जबकि वो इसे ऐसे झुका हुआ देखकर बेबसी से रोने लगी। हाँ हाँ हाँ। वो इसके ऊपर गिरते हुए दीवाना वार इसका मुंह चूमते हुए बोली, हाँ अरहम, मैं दुल्हन बनूंगी, तुम्हारे नाम की मेहंदी से अपने हाथ सजाऊंगी। वो इसके चेहरे के सारे नकुश पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोलने लगी, जबकि वो हंसता हुआ वही आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लेटता चला गया। यू सरप्राइज मी एवरी डे। वो इसके माथे से बाल पीछे करते हुए नम लहजे में बोली, नो, यू सरप्राइज मी एवरी डे। वो अपनी पोजीशन की तरफ इशारा करते हुए खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला। वो ब्लश करने लगी। हाँ तो क्या करूं, तुम्हारे मामले में इतनी जुनूनी हो जाती हूँ। वो इसके सीने पर पंच मारकर उठते हुए बोली, और इससे पहले वो साइड पर हो जाती, इसने इसे कमर से पकड़कर जमीन पर की जानिब लिटाया और खुद इसकी आंखों में देखने लगा, जबकि वो बेतरतीब होती सांसों से इसकी तरफ देखने लगी। इसे देखते हुए ही अरहम ने इसका हाथ पकड़ा और इसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाने लगा। अगर तुम चाहो तुम हम ये बदल सकते हैं। वो इसके हाथ को चूमता हुआ बोला। नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो अपनी धड़कनों को मामूल पर लाती हुई बोली। तभी अरहम ने इसे हाथ का सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता बिठाया और इसके हाथ में मौजूद ब्रेसलेट पकड़कर इसे पहनाने लगा, और साथ ही इसने इसके बाल गर्दन से हटाए और वहां चेन पहनाकर इस पर अपने लब रख दिए, जिस पर इसके गाल दहकने लगे। ओह मेरे खुदा, क्या तुम लोग जल्दी से सारे काम निपटा सकते हो? निकाह की रस्म अगले 1 घंटे में है और मेहमान सब पहुंचने वाले हैं। असरा के कानों में फाइका के अल्फाज गूंजे। तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, हम जानते हैं ये ऐसे ही बोलती है जब काम का वक्त खत्म नहीं होता। फातिमा ने असरा की आंखों को महारत से सजाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम लोग इस बूढ़ी औरत की बातों में ध्यान मत दो। तैमूर मजे से फाइका को देखते हुए बोला, चलो जी, टॉम एंड जेरी की एक और एपिसोड शुरू हो गई। फातिमा के अल्फाज पर असरा के लब मुस्कुराने लगे। तुम यहाँ औरतों के दरमियान क्या कर रहे हो? जाओ जाकर शादी के लिए केक का अरेंज करो। फाइका ने इसे घूरते हुए कहा। केक आ चुका है, बराए मेहरबानी क्या तुम अपना स्टूपिड मुंह बंद करना पसंद करोगी? वो चिढ़ते हुए बोला। ये दोनों कभी बाज नहीं आएंगे, मुझे यकीन है। फातिमा अपना सर नामे हिलाते हुए बोली। मैं बस चाहती हूँ ये दोनों मेरी शादी में किसी किस्म की जंग का आगाज ना करे। नहीं होता तो बस अपनी आंखें आहिस्ती से खोलो। इसके कहने पर इसने अपनी आंखें खोल दी। नो हैवी मेकअप राइट? वो फातिमा की जानिब देखते हुए पूछने लगी, इस पर इसने नामे सर हिलाया और साथ ही मिरर में के सामने से पीछे हो गई। वो धीरे से खड़ी होकर शीशे से खुद में अपना अक्स देखने लगी। तुम आज अरहम के फेफड़े, गुर्दे, जिगर सब चुराने वाली हो। फातिमा ने मिरर में देखते हुए इसकी बिंदिया ठीक करते हुए शौक लहजे में कहा, जिस पर इसका मुंह हैरत से खुल गया। क्या मतलब है? दिल और दिमाग क्यों नहीं? वो जो सर तबाऊ अरहम के लिए सजी हुई थी पलटकर पूछने लगी। इसके यूं अचानक से मुड़ने पर इसके बाजू में मौजूद चूड़ियां भी शोर मचाने लगी, जैसे उन्होंने भी शिकवा किया हो। चूंकि वो तो तुम पहले ही चुरा चुकी हो, इसने आंख मारते हुए जवाब दिया। साथ ही दिल ने इसने इसकी खूबसूरती की नजर उतारी, जिस पर वो ब्लश करने लगी। असफरा ने एक नजर फातिमा की जानिब देखा, जो रेड कलर के गाउन में लाइट मेकअप किए हुए काफी दिलकश लग रही थी। इसी पल इसकी नजर दरवाजे से दाखिल होते फाइका से टकराई। ओ माय गॉड असफरा, आज तुम अरहम की जान लोगी। इस लाल जोड़े में कयामत ढा रही हो। वो आगे बढ़कर इसे गले से लगाते हुए मोहब्बत से बोली, कसम से मुझे तो बस अरहम का चेहरा देखना है जब वो तुम्हें देखेगा। वो इसके मेहंदी से सजे अपने हाथों में हाथ लेती हुई थामती हुई बोली, जिस पर असफरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। और हाँ फाती, तुम्हारा शौहर बहुत ही कोई सड़ा हुआ इंसान है। इसने फातिमा की तरफ देखते हुए मुंह से कर कहा। मैं नहीं हूं, ये खुद ही है। तैमूर ने कमरे में दाखिल होते हुए एक एक लफ्ज चबा कर कहा, मैंने तुम्हें बाहर मेहमानों का ख्याल रखने का बोला था, तुम फिर यहाँ टपके हो। वो आंखें घुमाते हुए बोली, ओ प्लीज तुम एंटीवायरस का एहतमाम कर लो, तुम्हें इसकी अशद जरूरत है, बिकॉज योर सिस्टम इज वेरी नॉइसी। इसने फातिमा को इसकी पुष्ट से अपनी बाहों में भरते हुए आखिरी लाइन थोड़ी देर बाद फाइका को बोली, जबकि फातिमा बौखलाकर इससे दूर हुई और इसके गाल हया से दहकने लगे। कुछ लोगों को तो शर्म छूकर भी नहीं गुजरी। फाइका ने शरारत से कहा। हाँ तो कैसी शर्म? मेरी बीवी है, मेरी जान, मेरी इकलौती मोहब्बत। वो डंके की चोट पर आगे बढ़कर
वापस से फातिमा को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता हुआ बोला, लेकिन इससे पहले वो इसे पकड़ता फाइका जल्दी से इसे अपने पीछे कर गई। कबाब में हड्डी, तुम चुप कर जाओ दोनों, मेरी शादी है यार, आज तो मना हो जाओ दोनों। असमा ने इन दोनों को गुस्से से घूरते हुए कहा। हाय बेसब्री लड़की। खैर आपका अरहम बाहर आ चुका है, मेहमान भी तकरीबन पहुंच चुके हैं, कुछ देर में निकाह की रस्म शुरू हो जाएगी। वो फातिमा को अपनी जानिब खींचता हुआ बताने लगा। ओके, क्या दानिश आ गया है? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, वो बोलकर फातिमा का हाथ पकड़कर रूम से निकल गई, जबकि अस्परा के माथे पर सिलबटे पड़ने लगी। पागल लड़की, अपने माथे से ये बल खत्म करो, हो सकता है वो लेट हो गया हो, आ जाएगा। फाइका ने इसे तसल्ली दी। आई फील गिल्टी एंड सॉरी फॉर हिम। वो काउच पर बैठते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ, याद है एक वक्त था तुम्हें इससे बहुत मोहब्बत थी। वो इसके बराबर बैठकर इसके हाथ सहलाते हुए बोली। नहीं, ये वजह नहीं है फाइका, मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरी वजह से इसकी हंसी मुस्कुराती फैमिली उजड़ गई। मैं सबब एक लफ्ज और नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आलिया आंटी ये खुदपरस्त औरत थी और दानिश ने इसी वक्त अपनी हार मान ली थी जब अरहम ने इसकी टांग तोड़कर इसका ख्वाब छीन लिया था। मैंने इससे मोहब्बत की थी, लेकिन इसे तुमसे ज्यादा जरूरी इसका ख्वाब था, इसीलिए प्लीज अपना इतना अच्छा दिन इसके लिए खराब मत करो। शुक्रिया फाइका, इसने इसे गले से लगाते हुए कहा। आई प्रॉमिस, मैंने तुम्हें और फाती को कभी खुद से दूर नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे मुश्किल दिनों में भी नहीं। मैंने तुम लोगों को हमेशा याद किया। डैम, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है। इसके बाद वह असफरा नम आंखों से मुस्कुराने लगी। ओके, मैं जरा बाहर तुम्हारे दूल्हे राजा को देख कर आऊं, आखिर मेरी सहेली को बराबर की टक्कर दे भी रहा है या नहीं। वो शौक लेते में कहती कमरे से निकल गई, जबकि वो पीछे अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी, जो अरहम के नाम पर ही बेहाल हो रही थी। अरहम के प्रपोज करने के बाद असफरा अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया था, जिस पर वो लोग काफी खुश हुए थे और सबने मिलकर एक माह बाद की तारीख रखी थी। वो आज एक दफा फिर से अपने नाम तमाम हकूक इसे देने जा रही थी, लेकिन इस दफा इसका दिल, दिमाग और रूह सब खुशी से झूम रहे थे। वो जो नम हथेलियों से अपनी उथल पुथल होती सांसों को रवानी से चलाने की कोशिश कर रही थी, इसके कानों से दरवाजे पर दस्तक की आवाज टकराई। दानिश! सामने खड़े शख्स को देखकर वो इसके लब बड़बड़ाए। अस्परा! वो उसकी जानिब बढ़ता हुआ बोला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक पल को तो मुझे लगा तुम नहीं आओगे। वो खुशी से खड़े होते हुए बोली। तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुस्कुराती आंखों से बोला। मेरा ख्याल है तुम मुझे भूल गई। एक वजूद दानिश के बराबर खड़ा होता हुआ बोला। सारा! अस्परा ने इसे गले लगाते हुए कहा। तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सारा ने पसंदीदा नजरों से इसे देखते हुए कहा। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हम लोग मिले। सच्ची मैं वीडियो ऑडियो कॉल से तंग आ गई थी। वो आंखें घुमाते हुए बोली। मेरा यकीन करो परी, ये मुझसे भी ज्यादा तुमसे मिलने के लिए बेताब थी। दानिश ने कहकर लगाते हुए कहा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम मामू को अपने साथ लाए हो ना? वो परेशानी से पूछने लगी। हाँ, वो तुम्हारे मामा पापा से मिलने गए हैं, काफी नर्वस दिख रहे थे। इसने सांस खींचते हुए कहा। हम लोग सब कुछ बहुत अरसा पहले भूल चुके हैं, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी या मामू की कोई भी गलती नहीं थी। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? सारा ने मशकूक नजरों से इन दोनों की जानिब देखा। ओह नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ एक्चुअली हम दोनों ने मिलकर मंगनी तोड़ दी थी, बस इसी वजह से हमारे बड़े थोड़ा आपस में नाराज हैं। असमा ने दानिश की बात काटते हुए जल्दी से कहा। हाँ बिल्कुल, और जल्दी से हामी भरता हुआ बोला। ओके। सारा दोनों को एक नजर देखने के बाद बोली। या अल्लाह, ये दानिश ही है ना? अरबिला ने कमरे में दाखिल होकर आइब्रो झुकाते हुए पूछा। कोई शक गुड़िया? वो इसके बाल बिगाड़ता हुआ बोला। नहीं, कोई शक नहीं। वैसे मेरा नहीं ख्याल जो आने वाला मैच है वो आप लोग हारोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेलते हो। मैं आपका कोई भी मैच मिस नहीं करती। गुड गर्ल। वो इसके गाल खींचता हुआ बोला। वैसे ये कौन है? ये सारा है, माय फ्यूचर वाइफ। अच्छा जी, बहुत प्यारी हैं। वो सारा को देखते हुए बोली। आप क्या करते हो? मेरे साथ चलो, अपना तारुफ करवाती हूँ आपको अच्छा सा। सारा ने बेला के सामने हाथ फैलाते हुए कहा, जो बेला ने बाखुशी थाम लिया और वो दोनों बातें करती हुई कमरे से निकल गईं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। दानिश की नर्वस होती आवाज ने इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। इसने अपनी जेब से बॉक्स निकाला और इसकी जानिब बढ़ा दिया। जो इसने पकड़कर खोला तो इसमें वही चेन निकली जो दानिश ने इसे मोट क्लब जाने से पहले बनाई थी। मुझे लगा मैंने ये खो दी। मैंने इसे इस रात वापस आकर ड्रॉर में रखा था, लेकिन जब मैं वापस अपने घर गई थी मैंने इसे काफी ढूंढा था, मगर मिली ही नहीं। तुम्हें कहाँ मिली है? वो ना समझी से पूछने लगी।
जब तुम किडनैप हो गई थी, मैं मामा पापा को पुलिस की मदद कर रहे थे, तो इस दौरान मुझे ये ड्रॉर से मिली थी। वो बोलकर कुछ पर रुका। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें ये अब नहीं देनी चाहिए क्योंकि तुम किसी और की वाइफ हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, तुमसे जुड़ी है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये तुम अपने पास रख लो। परी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर हार नहीं माननी चाहिए थी। मैं कितनी आसानी से अपनी मम्मा के हाथ की कठपुतली बन गया जो सिर्फ एहसासात के साथ खेल रही थी। दानिश प्लीज माफी मत मांगो, यकीन करो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अस्प्रा, एक दरख्वास्त है प्लीज, मेरी मामा को अगर तुम लोग ढूंढो तो इन्हें मेरे मामा पापा इन्हें पापा के हवाले कर देना। उन्हें बेशक कुछ नहीं किया हुआ, मेरे पापा इनके बगैर नहीं रह सकते, वो इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर वो मिल जाए तो प्लीज इन्हें वापस लौटा देना। दानिश ने बेचैनी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि जब से उन्होंने अस्प्रा पर गोली चलाई थी वो फरार थी और वो कहाँ है किसी को कुछ खबर नहीं थी। मैं वादा करती हूँ जैन, जैसे ही इन्हें तलाश कर लेंगे बगैर किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए वो इन्हें आप लोगों को वापस दे देगा। इसने सिर्फ दानिश से ही नहीं बल्कि खुद से भी अहद किया। तभी दरवाजा खुला और अब्दुल जब्बार साहब इनके साथ मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए। बेटा, निकाह की रस्म करनी है, उन्होंने अस्प्रा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो इसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा क्योंकि इसका मतलब था अरम निकाह पड़ चुका है। जी पापा, वो अपनी शोर मचाती धड़कनों को काबू करते हुए बमुश्किल बोल पाई। ओके, आप शुरू करें, उन्होंने कारी साहब की जानिब इशारा करते हुए कहा और साथ ही अस्प्रा को आहिस्तगी से काउच पर बिठाया। अस्प्रा ने नजर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा जहां इसकी मामा नम आंखों से इसी की तरफ देख रही थी, जबकि फातिमा और फाइका दोनों इसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी और दानिश 2 कदम दूर होकर इससे देख रहा था जो इसकी खुशी में खुश था। कारी साहब ने निकाह के बोल पढ़ाने शुरू किए तो इसका वजूद थमा और सांसें बेतरतीब होने लगी। इसने दिल से 3 बार इकरार किया और आखिर में अपने मामा पापा के चेहरे को देखने के बाद इसने निकाहनामे पर अरहम किए हुए दस्तखत के नीचे अपने साइन कर दिए। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए मौलवी साहब दानिश के साथ कमरे से बाहर निकल गए तो अब्दुल जब्बार साहब ने आगे बढ़कर इसके माथे पर अपने लब रख दिए। साथ ही इनकी आंखें नम होने लगी, जबकि मलिहा बेगम जो फातिमा का सहारा लिए खड़ी थी छोटे छोटे कदम उठाते अस्प्रा के करीब आई और इसके हाथों को मोहब्बत से चूमने लगी। पापा, दुल्हन को बाहर लाएं, हमारे दूल्हे राजा बहुत बेताब हो रहे हैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए, बेला ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो सब नम आंखों से मुस्कुरा दिए। चलें फिर, उन्होंने अस्प्रा के सामने हाथ फैलाते हुए पूछा। थाम लो जल्दी से, वैसे भी तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं कि अपने शोहर को देखने के ख्याल से ही। फाइका ने इसके कान में सरगोशी नुमा कहा, जिस पर वह ब्लश करते हुए इसे घूरने लगी और साथ ही अपना हाथ अपने पापा के हाथ पे रख दिया। उन्होंने इसे खड़ा होने में मदद की। जैसे ही वो खड़ी हुई इसने अपना एक बाजू लिहा बेगम के बाजू में जबकि दूसरा अब्दुल जब्बार साहब के बाजू में डाला। इनकी संगत में वो स्टेज की जानिब बढ़ने लगी। स्टेज की जानिब जाते हुए इसकी निगाह अरहम की पूंछ से टकराई जिसने ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ था और जुबैर से बातों में मसरूफ था। इसने बाएं जानिब देखा तो तमीमा इसके सामने अपना हाथ लहरा रही थी जिसके चेहरे पर खुशी के रंग नुमाया थे। इसके बिल्कुल बराबर शिजा खड़ी थी, दोनों ही रस्मी लिबास पहने बहुत प्यारी लग रही थी। अस्प्रा पहली बार इनको ऐसे कपड़ों में देख रही थी जो कि इसी की मेहरबानी थी। लड़कों में सिर्फ अली ने रॉयल ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था जबकि बाकी सब ने ब्लैक कलर के सूट पहने हुए थे। अली ने इसे देखते ही स्माइल पास की। दूसरी तरफ अहमद जो कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसने थम अप किया, इशारा किया। विक्टर जो अहमद से पीछे खड़ा था इसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। रैक जब अस्प्रा की जानिब देखते हुए मुस्कुराया तो ना चाहते हुए भी इसके लिए मुस्कुराने लगे क्योंकि वो बिल्कुल रोबोटिक था जिसे हंसना कतई नहीं आता था। इसने जैन की जानिब देखा जो दादी अम्मा को पकड़े हुए खड़ा था, जिनकी आंखों में नमी के साथ साथ खुशी भी वाज़िया थी। और आखिर में इसने वापस से स्टेज की जानिब देखा जहां अरहम इसी के चेहरे को देख रहा था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वो लगे इस कदर शानदार रहा था। कितनी नाइंसाफी है अल्लाह जी, ये सादा सा भी तैयार होकर कितनी बिजली गिरा रहा है। और इसकी आंखों में देखती हुई दिल ही दिल में बड़बड़ाई। कुछ पल के लिए वो आसपास के लोगों से बेगाना हो गई। इसे सिर्फ वो अपना आप नजर आने लगा क्योंकि इसके चेहरे का हुस्न और ऊपर से पीच डार्क ब्लैक आंखें जिनमें से इसके लिए सिर्फ मोहब्बत छलक रही थी, इसका ध्यान कहीं और जाने ही नहीं दे रही थी। होश तो इसे तब आया जब अब्दुल जब्बार साहब ने इसका हाथ अरहम के हाथ में थमा दिया। फिर उन्होंने अरहम के कान में सरगोशी नुमा कुछ कहा जिस पर इसने हाँ में सर हिलाया तो वो इन दोनों के सर पर प्यार देकर मलिहा बेगम को हाथ से पकड़कर स्टेज से उतर गए। इतनी भी क्या जल्दी है जाकर सोफे संभालने की मिस्टर एंड मिसेज अरहम? हम लोग चाहते हैं वहां बैठने से पहले आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत के 2 बोल बोले।
क्यों, सही कह रहा हूँ ना? अली ने इनका रास्ता रोकते हुए माइक में कहा, तो साथ सब लोगों को भी राय देने का कहा। हाँ, हो जाए, कम ऑन, वी आर वेटिंग। सबकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ आवाजें वहां से गूंजने लगी। हाँ भाई, कुछ तो बोलो, इतनी आसानी से दुल्हन नहीं देंगे। फारका ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, वो तो हम लेकर ही जाएंगे। जुबैर ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ तो इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करो फिर। फारका ने भी आगे बढ़कर पुरजोर लहजे में कहा, अरहम, हो जाए यार अब तो। अली ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो नाम में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। ओके, सब खामोश हो जाओ, हम बोलते हैं मोहब्बत के दो बोल। वो सबकी जानिब देखते हुए बोला, तो हर एक की आवाज इसके कानों से टकराने लगी, जबकि असफरा के गाल दहकने लगे। जब अरहम ने असफरा का रुख अपनी तरफ किया तो वहां व्हाइट लाइट्स बुझ गईं, जबकि मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां इन दोनों के वजूद पर गिरने लगी। असफरा, लोगों को मोहब्बत होती है या इश्क होता है, लेकिन मुझे जुनून है तेरे इश्क का। तुम पागलपन हो, दीवानगी हो। वो इसका एक हाथ थामते घुटनों के बल जमीन पर झुका। तुम बिछड़ जाओगी तो जिंदा होकर भी मर जाऊंगा, क्योंकि तुम वजह हो जीने की, सहारा हो मेरी चलती फिरती सांसों का। इन शॉर्ट, यू आर द एयर दैट आई ब्रीथ। अस्प्रा, मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुमसे तुम्हारी मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और इसमें जरा सी भी कमी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अल्फाज पर अस्प्रा के दिल की एक बीट मिस की, जबकि आंखों में नमी आने लगी। मैं तुम पर दुनिया की सारी खुशियां लुटाऊंगा, तुम सिर्फ मोहब्बत करना। वो उठकर इसकी पेशानी को अपने लबों से नरमी से छूता हुआ बोला। सारे हाल में सीटियों और तालियों की आवाज गूंजने लगी, तो इन दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाकर सबकी जानिब देखा, जो रश्क भरी आंखों से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। साथ लाइट्स भी जला दी गईं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है तुम्हें। अपनी पलकों पर सजा कर रखना इसे। सारे ने पसंदीदा नजरों से इन दोनों को देखते हुए कहा, तो इसने भीगी आंखों से हाँ में सर हिला दिया। आई लव यू टू। वो इसकी जानिब थोड़ा सा झुके हुए सरगोशी नुमा बोली। फॉर एवर अस्प्रा, फॉर एवर अरहम। वो ब्लश करते हुए बोली, वैसे इस मेहंदी में मेरा नाम है क्या? वो शौक लहजे में इसके हाथों को देखते हुए पूछने लगा। जी मेरी जान, आपका नाम है जो आपको ढूंढना है। वो हंसी से बोलकर इसके साथ साथ सोफे की जानिब बढ़ गई। तुम्हें ढूंढ लिया था इस दुनिया में, तो नाम ढूंढना कौन सा मुश्किल होगा। वो मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए बोला। चलें देखते हैं, इतना आसान भी नहीं है। वो कहकर सामने देखने लगी। इन दोनों ने जितना सोचा था इससे कई गुना अच्छा इनका शादी का दिन गुजरा था। अस्प्रा के स्टूडेंट ने इसके और अरहम के लिए गाना गुनगुनाया, जिस पर वो काफी सरप्राइज हुई थी, क्योंकि इसे इस चीज की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। इसकी गर्ल स्टूडेंट ने जब कहा कि अब वो अरहम से फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगी, तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी, जैसे वो पहले इसका शौहर नहीं था। वो जानती थी ये लोग बाज नहीं आने वाली, लेकिन इसे परवाह नहीं थी, क्योंकि इसे अरहम पर आंखें बंद करके यकीन है। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? एक जानी पहचानी आवाज इसे पीछे से सुनाई दी। मैं क्यों नहीं मुस्कुराऊंगी? इसने उल्टा सवाल किया। जुबैर सामने आकर इसकी आंखों में देखने लगा, जबकि वो सुकून से सोफे पर बैठी रही। जैन ने बताया, तुम इसे अच्छा खासा मुश्किल वक्त दे रहे हो। तुम्हें काबू करना इसके लिए काफी नामुमकिन हो रहा है। इसकी बात पर वह एहतजाजिया मुस्कुराया। मैं दुनिया की नजर में मर चुका हूं, लेकिन माफिया की दुनिया में नहीं। वह तुर्की ब तुर्की बोली। राइट, लेकिन यकीन करो इसमें बहुत मजा है। वो कंधे झुकाता हुआ बोला। क्या तुम जेलिस हो? अरहम वाली जगह तुम्हारी बजाय जैन को मिली? इसके सवाल पर इसने नासमझी से इसे देखने लगा। मैं भला अपने ही बेस्ट फ्रेंड से क्यों जेलिस होऊंगा? वैसे भी बॉस फैसला करता है कौन सी जगह किसने संभालनी है, हम नहीं करते। सब जानते थे अरहम के बाद ये पोजीशन जैन को ही मिलेगी, क्योंकि वो इस जगह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं नहीं हूं, मेरे यकीन करो अस्प्रा। वो इसे आंख मारता हुआ आम से लहजे में बोला, तो वो मुस्कुराते हुए सामने अरहम को देखने लगी, जो अपने दोस्तों से बातें करने में मसरूफ था। तो तुम दोनों खुश हो? बिल्कुल, तुम देख सकते हो, पुरसुकून लहजे में बोली। और तुम जानती हो, अरहम ने अपने जीने का अंदाज बदला है, अपना रवैया नहीं। वो इसकी बात पर उलझी नजरों से इसे देखने लगी, क्योंकि इसे इसकी बात जरा समझ नहीं आई। अरहम हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहता था, एक मुकम्मल मजहब पुरसुकून जिंदगी, जहां इसकी बीवी और बच्चे हों जो इसे दिलो जान से चाहें। लफ्ज बच्चों पर अस्प्रा के दिल में तकलीफ सी उठी। बच्चे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगे। यहाँ पर जो जरूरी बात है वो ये कि यार हमने माफिया की दुनिया को छोड़ा है, माफिया ने इसे नहीं छोड़ा।
असफरा के जहन में रजा फर्नांडो का अक्स घूमा। मेरा बॉस कुछ नहीं करेगा, आई प्रॉमिस, क्योंकि हम इसे अपने बच्चों जैसे ही अजीज हैं। जुबैर इसकी सोच को समझता हुआ बोला। तो फिर क्या इसके अपने दोस्त इसे वापिस से इस दुनिया में खींचेंगे? वो भी यकीनी से इसकी जानिब देखते हुए दांत पीसते हुए बोली, मैं दुल्हन बनी तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम मुझे धमका रहे हो? वो सुलगते हुए लहजे में पूछने लगी। और कुछ रह गया वो भी बोल लो, एवरेज काता हुआ बोला, जिस पर वो घूरने लगी। अस्परा, हम लोग सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक फैमिली हैं, एक दूसरे की खुशियों के रखवाले। हम लोग कभी भी अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अरहम के पीछे इसके पुराने दुश्मन ना आए। स्पैर संजीदगी से इसे समझाने लगा। आलिया मोमानी अकेली हैं, वो मुझे नहीं लगता वो यहाँ आकर अब अरहम को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाएंगी। अगर वो कोशिश भी करेंगी तो अरहम संभाल लेगा। बिल्कुल, वो अकेली हैं और इसे हराना आसान होगा। एक हाइना कभी भी अकेले शेर पर हमला नहीं करता, बल्कि ग्रुप में आता है और शेर को खत्म करके चला जाता है। अल्लाह निगहबान है, जब तक वो ना चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो मजबूत लहजे में बोली। बेशक वो बेहतर करने वालों में से है। वो बोलकर हम लोगों की जानिब बढ़ गया, जो कॉर्नर में खड़े शायद किसी सीरियस गुफ्तगू में मसरूफ थे। हाँ, तो अब जवाब मांग रहा हूँ, जवाब तो। अरहम ने शीजा, जैन, अरसल, तमीमा, अहमद और अली की जानिब देखते हुए कहा, जबकि वो सब मुंह खोले इसकी तरफ देखने लगे। तुम जानते हो ये नामुमकिन है, अरसल बमुश्किल बोल पाया। क्या मुश्किल है इसमें? बस कोशिश तो करो आप सब लोग, इसने अपनी बात पर जोर दिया। यार, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, वापसी नामुमकिन है, अली लब चबाते हुए बोला। मैं जितना गुनहगार हूं ना, मैं समझता हूं तुम लोगों में इतना कोई भी नहीं है। जब मैं ये कर सकता हूं तो तुम लोग क्यों नहीं? प्लीज, आज मेरी शादी है, इसी पर तोहफा दे दो, वो इल्तिजाइया बोला। क्या हो गया है भाई, ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए? जुबैर ने आकर अरहम के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वही अरहम की 5 साल वही कही जाने वाली बात, बस एक ही बात है, ये सब छोड़कर राह रास्त पर आ जाओ। अहमद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। अरहम, तुम जानते हो ये मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम जब इस रब की जानिब एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। प्लीज इसकी जानिब रुजू कर लो, यकीन करो, वो हमेशा थाम कर रहेगा, वो टोकते हुए तफसील से बोला। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब तुमने ये राह चुनी थी, हमने पूरा साथ दिया था तुम्हारा। अब हम जो कर रहे हैं इसमें तुम हमें टोक नहीं सकते। जुबैर सीने पर बाजू बांधते हुए बोला। मगर समझाना मेरा फर्ज है। माफिया की दुनिया छोड़ना मतलब मौत को गले लगाना है। हम बहुत बुरी तरह इस दुनिया में झगड़े हुए हैं आराम। अरसल ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। कोशिश तो करो, वो मायूस नहीं करेगा। वैसे भी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और किसी के नहीं। अरहम, आज तुम्हारी शादी है, जाकर एंजॉय करो, ये बातें फिर कभी हो जाएंगी। सैन ने बात खत्म करनी चाहिए। जाकर खाक एंजॉय करो, तुम लोग मेरी फैमिली हो यार। जानते हो कितनी तकलीफ होती है तुम लोगों को इस आग में धंसता हुआ देखकर? मैं पल पल मरता हूं। कुछ नहीं है इसमें सब, प्लीज सही राह पर आ जाओ। जुबैर देखो शिजा की तरफ, इसने अपनी जिंदगी के कितने साल ऐसे ही गुजार दिए हैं, अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वह ऐसे माहौल में अपने बच्चों की पैदाइश नहीं चाहती। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता एक पुरसुकून जिंदगी खुद भी जियो और इसे भी दो? वो जुबैर की जानिब देखते हुए तकलीफ से पूछने लगा। हर किसी किस्मत में नॉर्मल जिंदगी नहीं लिखी होती। जुबैर शिजा की जानिब देखते हुए कुछ पल बाद बोला, जो नम आंखों से जमीन की तरफ देख रही थी। किस्मत खुद बनाते हैं खुदारा, संभल जाओ आप सब लोग। वो सुर्खोती आंखों से सबकी जानिब देखते हुए बोला। अगर तुम संभल गए हो तो हमें लेक्चर मत दो, अपने काम से काम रखो, जुबैर ने दो टोक लहजे में कहा। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ये सब नहीं छोड़ा तो ये दोस्ती भी खत्म। आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। वो जियत से आंखें बंद करते हुए बोलता हुआ, जबकि बाकी सब शौक से इसकी जानिब देखने लगे। हाँ, अब तो तुम ऊंचे हो गए हो, हम जैसे लोगों के साथ कहाँ ताल्लुक रखना जरूरी समझोगे? जैन तल्ख लहजे में बोला, जबकि इसकी आंखें तकलीफ से सुर्ख होने लगी। वो आगे बढ़ा और इसने अरहम को जोर से खुद के सीने से लगाया, जिस पर अरहम बौखलाया। इससे पहले वो इसकी पुश्त पर अपना हाथ रखता, वो जल्दी से इससे अलग होकर हॉल से बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अरहम, आज तुमने सब खत्म कर दिया। अरसल बा मुश्किल बोलता वहां से चला गया। प्लीज यार, सब रुक जाओ, ऐसे कैसे सब खत्म? तमीमा भीगे हुए लहजे में बोलते इनके पीछे भागी, जहां अहमद भी इनके साथ बाहर जा रहा था। क्या हुआ है?
अस्परा परेशानी से करीब आकर पूछने लगी, मैं कैसे समझाऊं? मैं तुम सबका बुरा नहीं चाहता, मैं बस तुम लोगों को खुशियों भरी जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश कर रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? अपने दोस्तों को बुराई से रोकना गुनाह थोड़ी है। अगर मैं मना नहीं करूंगा तो फिर मैं अच्छा दोस्त ही नहीं हूँ। वो नम आंखों से आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, समझाओ अरहम, लेकिन रिश्ते तो मत तोड़ो यार, हम सभी तो हैं एक दूसरे के लिए। अली बेबसी से इसके कंधे पर हाथ रखकर वहां से चला गया। तो अस्परा परेशानी से अरहम को देखने लगी, क्योंकि वो जानती थी वो कितनी शिद्दत से अपने दोस्तों को भी मोहब्बत और खुशियों भरी जिंदगी गुजारता हुआ देखना चाहता है। तुमने ये दोस्ती खत्म करके गलत किया, जुबैर ने दर्द से कहकर शिजा का हाथ थामा और वहां से चला गया, जबकि वो पीछे खड़ा जियत से घूंट भरकर रह गया। सब ठीक हो जाएगा, वो तुम्हारे अपने हैं, वापिस लौट आएंगे, अस्परा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो इसने पलटकर सख्ती से इसे अपने सीने से भींच लिया और बच्चों की तरह रोने लगा। मुझे मोहब्बत है इन सब से, मैं परवाह करता हूँ इनकी। मैं चाहता हूँ जैसी मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ वो भी गुजारें, वो भी अपनी लाइफ पर सुकून महसूस करें। मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, बस ख्वाहिश है वो लोग भी संभल जाएं, क्योंकि फिलहाल वो जो जिंदगी गुजार रहे हैं इनमें दुनियावी के साथ साथ आखिरत वाली जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। वो इसकी बाहों में समाते सिसकते हुए बोला तो अस्परा की आंखों में भी आंसू बहने लगे। शुक्र था इस वक्त वो लोग हॉल के आखिरी हिस्से में थे, जहां बिल्कुल भी लोग नहीं थे। प्यार से समझाते ना, दोस्ती क्यों खत्म कर दी? वो इसके गिर्द अपना एहसार तंग करते हुए पूछने लगी। 5 साल से प्यार से ही समझा रहा हूँ, वो लोग एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं, इसीलिए ऐसा बोला, ताकि अच्छे से अब इसके बारे में सोच सके एक बार। वो इससे अलग होते हुए बोला, अरहम, इस रब पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो इसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, मैं इन्हें खोना नहीं चाहता, वो सब बहुत अहम है। वो बेबसी से बोला। कुछ बार दूल्हा दुल्हन से अलहदा किए हुए यहाँ रोमांस ही शुरू हो गया, फाइका ने शरारत से आकर कहा। लेकिन जैसे इसकी नजर इन दोनों की आंखों पर पड़ी, वो हैरत से इन्हें देखने लगी। क्या हुआ है? फातिमा जो फाइका के बराबर खड़ी थी, इसने पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही बात करते करते बस इमोशनल हो गए थे। लाइफ में इतना सब कुछ हुआ हम दोनों के साथ, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों साथ साथ हैं, अस्परा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो, फाइका ने शौक लहजे में कहा। बिल्कुल, फातिमा ने हामी भरी। चलो आ जाओ, सब मेहमानों को बाय बोल दो। फाइका के कहने पर वो दोनों स्टेज की जानी बढ़ गए। केक का ऑर्डर मिला था, इसका क्या बना? 4 kg का जो, अरे हमने अपने वर्कर्स की जानिब देखते हुए पूछा। वो मुकम्मल हो चुका है और दावर कस्टमर्स को देने भी चला गया, इसने फरमाबरदारी से जवाब दिया। 9 बज चुके हैं, तुम लोग जाओ, बस कुछ ही कस्टमर्स हैं, मैं देख लेता हूँ। इसके कहने पर वो हाँ में सर हिलाता हुआ वहां से चला गया, जबकि अरहम वहां का काम देखने के बाद बूटनी स्टोर में गया। शाहाना, इसने वहां दाखिल होकर अस्परा की सेक्रेटरी को पुकारा। 1 सेकंड बॉस, वो स्टोर में चीजें रखते हुए बोली तो वहां का हिसाब किताब देखने लगा। तभी कुछ देर बाद शाहाना भी वहां आ गई। माइकल चला गया है? जी, वो कुछ देर पहले ही निकला है। बॉस, जो स्टोर आपने दूसरे टाउन में खोला है, इसमें से आपको इस स्टोर से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो तफसील से बताने लगी। तुम्हारी बेटी कैसी है? अरे हमने एहतियात से पूछा, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर की बीवी थी जिसकी कुछ अरसा पहले शहादत हो गई थी। इसके पास इसका कुल एहसास इसकी 12 साल बेटी थी, जो कि जिसको कैंसर था, और इसके ऑपरेशन का सारा खर्चा अरहम ही ने उठाया हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हैं। वो अफसोदगी से बोली। अल्लाह से दुआ करें सब ठीक होगा, वो फिर एतमाद लहजे में कहता हुआ वहां से निकल गया। जब वो अपने काम से मुकम्मल तौर पर फारिग हुआ तो चॉकलेट्स और आइसक्रीम लेकर घर की जानिब चल पड़ा। अस्परा और अरहम की शादी को 1 माह गुजर चुका था। इस दौरान इसके अपने किसी भी दोस्त ने बात नहीं हुई थी। वो इन सबको कुछ वक्त देना चाहता था ताकि वो लोग खुद को समझें और मुकम्मल फैसला कर पाए। घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर इसने एक बार दस्तक दी तो अस्परा ने फौरी दरवाजा खोल दिया। शुक्र है तुम आ गए, सच्ची तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर इसके गाल चूमते हुए बोली। अच्छा जी, ये पकड़ो, तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं खुद जरा फ्रेश होकर आऊं। वो इसे चॉकलेट्स और आइसक्रीम पकड़ाकर इसके माथे पर अपना लम्स छोड़कर रूम से चला गया। जब वो फ्रेश होकर आया तो इसके नाक से लजीज खाने की खुशबू टकराई। मैं कभी भी ये मैच मिस नहीं कर सकती, मुझे यकीन है दानिश लोगों की टीम ही जीतेगी। वो जब इसके बराबर वाली जगह पर बैठा तो अस्परा पुरजोश लहजे में बोली, जिस पर वो हंसते हुए नाम सर हिलाकर रह गया। बेशक इसे दानिश कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन वो इसे खुश देखकर खुश रहता था।
पता नहीं जैन, अरसल, अली, अहमद और जुबैर कैसे होंगे। वो परेशानी से सोचने लगा, तभी इसने अपने दिल में अस्परा के लब महसूस किए। तो वहां अपना एहसास छोड़ रही थी, तो इसने इसके चेहरे की जानिब देखा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर इसके लब मुस्कुराए। वो थोड़ा नीचे झुका और इसने इसकी पेशानी पर अपने लबों से छूकर नाम में सर हिलाया। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे? वो प्लेट की जानिब इशारा करते हुए बोली, जिसे इसने हाथ तक नहीं लगाया था। इसने चम्मच पकड़ा और बिरयानी का भरकर अपने मुंह में डाल लिया। अरहम, मैं जानती हूँ तुम जैन लोगों की वजह से परेशान हो, इन्हें थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। वो इसके कंधे पर सर रखते हुए बोली तो वो लंबा सांस खींच कर रह गया। अरहम, तुम्हें पता है, जब मैं 10 साल की थी, मैंने फातिमा ने और फायका ने एक कागज लिया था जिस पर कुछ लिखकर स्कूल के गार्डन में मुझे एक दरख्त के नीचे थोड़ी जमीन खोद कर दफन कर दिया था। फायका लोगों ने वो पेज निकाले हैं जिसकी पिक्चर उन्होंने मुझे भी सेल पर भेजी है। रुको, मैं अभी लेकर आई मोबाइल। वो बोलकर प्लेट टेबल पर रखकर रूम की जानिब भाग गई। स्क्रीन पर दानिश का चेहरा देखकर वो आंखें घुमा कर रह गया था। तभी इसके मोबाइल पर बेल बजी तो स्क्रीन पर उभरता नाम देखकर इसके दिल की एक बीट मिस की। कैसा है? सामने से पूछा गया। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ खुद कैसे हो और बाकी सब? वो बेचैनी से पूछने लगा। सब ठीक है। क्या कर रहे थे? खाना खा रहा था, साथ इस इडियट का मैच देख रहा हूँ। अरम के अल्फाज पर जैन ने कहका लगाया। आई मिस यू जैन, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। वैसे तुम ठीक हो? वो परेशानी से पूछने लगा। दोस्ती खत्म करने से खत्म नहीं हो जाती, और जब तक जिंदगी है ये कभी खत्म ही नहीं होगी। वो सुकून से बोला। बिल्कुल, जब तक जान है हम साथ हैं। अरहम ने भी मोहब्बत भरी हामी भरी। अब बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारी मुस्कुराहट में छुपा हुआ दर्द भी समझ सकता हूँ। इसके कहने पर जैन ने लंबा सांस खींचा। आलिया मिल गई है। वो बैंकॉक के एक होटल में एक सर्वेंट के तौर पर काम कर रही थी। मेरे आदमी कल तक हिफाजत से इसे पाकिस्तान पहुंचा देंगे। जो मैंने इसरा से वादा किया था वो पूरा हो जाएगा। वो यकीन से बोला। ओके, लेकिन परेशानी क्या है? उदास क्यों हो? इसने वापस से अपना सवाल दोहराया। मैं तुम्हारी तरह मोहब्बत भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ अरहम। मोहब्बत चाहिए मुझे, सुकून चाहिए, जहां हर पल मौत सर पर खड़ी होने के खौफ ना हो। लेकिन मैं इस रब का सामना कैसे करूं? अगर इसने ठुकरा दिया तो मैं क्या करूंगा अरहम? बताओ ना, मैं क्या करूं? वो बाकायदा रोते हुए इसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। चुप हो जाओ, मैं तो खुद बहुत गुनहगार हूँ। बस इतना जानता हूँ, सच्चे दिल से इस पाक जात को पुकारो तो वो रद्द नहीं करता। वो अपने बंदों को कभी नहीं ठुकराता जैन। जैन, जब नेक लोग इस पाक जात को पुकारते हैं तो वो एक बार लब्बैक कहता है, यानी मैं हाजिर हूँ। जब हम जैसे गुनहगार लोग इस जात को पुकारते हैं तो वो 2 दफा लब्बैक कहता है, यानी मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह को तौबा करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। एक दफा कदम बढ़ाओ तो सही प्लीज। इसके बोलने पर जैन ने आंखों से आंसू निकलकर इसके गालों को भिगोने लगे। काश मैं इस वक्त तुम्हारे पास होता, अरहम बेबसी से बोला। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा वक्त चाहिए। जैन, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूं तुम सबके लिए हमेशा। वो मोहब्बत से पुर लहजे में बोला। जानता हूं, फिर बात होती। वो कहकर कॉल बंद कर गया, जबकि वो खामोशी से मोबाइल की जानिब देखने लगा। तभी इसने अपने कंधे पर अस्परा का हाथ महसूस किया। इसने पलटकर इसकी जानिब देखा, जो परेशानी से इसे ही देख रही थी। तुम ठीक हो? इसने अरहम के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। ठीक हूं, वो इसे गले से लगाते हुए बोला। वो समझ गई इसे कोई बात परेशान कर रही है, मगर वो चाहती थी वो खुद बताए इसे। अरहम, मैं जानती हूँ कुछ तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम खुद से बताओ। जब दिल करे आराम से बता देना। वो इसकी थोड़ी पर अपने लब रखते हुए बोली। आई स्वेयर टू अल्लाह, आई एम सो इन लव विद यू टेसोरो। सेम हियर। वो इसके गिर्द अपना सार बांधती हुई बोली तो अरहम इसे बाजुओं में उठाकर वापस लिविंग रूम में ले गया, जहां इन दोनों ने मिलकर डिनर किया। अस्परा, मैंने जैन के पास जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है इसे मेरी जरूरत है। वो इसे अपनी जैन के साथ हुई पूरी बात बताते हुए बोला। अरहम, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये वक्त इसे दो ताकि वो दिल से फैसला कर सके। अगर तुम इसके साथ होगे तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए इस रास्ते पर आएगा। मजा तो तब है ना जब वो खुद के लिए आए। इसीलिए प्लीज इसे वक्त दो। इसकी बात समझते हुए वो हाँ में सर हिला गया। ये रहा वो लेटर जो मैंने बरसों पहले अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए लिखा था। वो इसे आंख मारते हुए बोली तो वो ना चाहते हुए भी अरहम के लब मुस्कुराए, और साथ ही वो सेल्फ से पिंक कलर के कागज की तस्वीर देखने लगी जिस पर हल्की हल्की मट्टी लगी हुई थी। मेरे प्यारे चार्मिंग फ्यूचर हस्बैंड, उम्मीद है ये पेज पढ़ने से पहले तुम्हारी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई
तो प्लीज ये कागज वापस रखो और जब हो जाए तब वापस आकर पढ़ना। और हाँ, ये ग्रेजुएशन के दौरान खबरदार जो तुमने किसी और लड़की को देखा, वरना इसका मुंह नोच लूंगी। प्लीज सब लड़कियों से दूर रहना, मेरा इंतजार करना, हम जल्द से मिलेंगे। वो ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो हंसने लगा। बस भी करो यार, तब मैं छोटी सी तो थी, वो मुंह सोड़ते हुए बोली। फाइनली जो तुमने प्रिंस चार्मिंग का ख्वाब छोटी होती देखा था वो पूरा हो गया। तुम्हें सच में राजकुमार मिला है। बाय। आखिर में फातिमा का भेजा हुआ मैसेज भी था। तो फिर कैसा लगा? वो तजस्सुस से पूछने लगी। अच्छा है। वो बस इतना ही बोल पाया और इसके जहन में इसकी माफिया वाली जिंदगी घूमने लगी। अरहम, वो नरम सी आवाज ने इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। अस्प्रा, वो बोलकर इसकी आंखों में देखने लगा। मुझे वो चीजें याद हैं जो मैंने तुम्हारे साथ की, जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी, जिस अजियत से तुम मेरी वजह से गुजरी, मुझे सब कुछ याद है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह कहा था। इसने अस्प्रा का चेहरा अपने हाथों में थामकर इसे मजीद अपने करीब किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए कुछ एहसास महसूस करने लगा, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें हर्ट किया। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे किस कदर पछतावा है। तुम मेरे बगैर ठीक थी, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं थी। कसम से मैं बहुत शर्मिंदा हूं जो मैंने किया। वो इसकी आंखों से आंसू चुनते हुए मजीद बोला। हमारे जब भी फ्यूचर के बच्चे होंगे, मैं कभी ख्वाब में भी गलती में भी ये नहीं सोच सकता कि मेरी बेटी की जिंदगी में कोई ऐसा लड़का है जैसा मैं हूं। कसम से मैं तो इसकी टांगे तोड़कर जिंदा कब्र में डाल रहा हूं। तुम्हारे पापा ने जो मेरे साथ किया वो सब जायज था, क्योंकि मैं इनका दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। इसके बोलते इस पर थोड़ा आगे को झुके इसके लबों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ने लगी और साथ ही इसने अरहम की गोद में बैठकर अपने दोनों बाजू इसकी गर्दन में हाइल कर दिए और वो किस करने के बाद इसकी आंखों में देखने लगी। अस्प्रा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ। वो इसके माथे पर अपना माथा टिकाते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला तो वो अपने एक हाथ से अरहम की गर्दन से हिलाने लगी। अरहम, मैं तुम जैसे शख्स से आज तक नहीं मिली। यू आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफरेंट देन एनीवन। तुम खास हो, अनोखे हो, तुम अपनी मिसाल आप हो। जैसे भी हो सिर्फ मेरे हो। मुझे गुरूर है तुम पर और तुम्हारा यही अंदाज तुम्हें मेरा प्रिंस चार्मिंग बनाता है। ऐसे बोलते ही अरहम इसके लबों पर अपने लबों को कैद कर गया और फिर इसे ऐसे ही उठाकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। अभी इसने इसे बेड पर लिटाया ही था कि अस्प्रा का सर हल्का हल्का सा चकराने लगा तो वो इसे पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ? वो इसका सर पकड़ते हुए बोला। पता नहीं, चक्कर सा आया, दिल घबरा रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, वो इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। रिलैक्स हो जाओ अरहम, बहुत देर हो गई है। इस वक्त कहाँ जाना है? वैसे भी सर चकरा रहा होगा। मैं ठीक हूँ, वो इसे यकीन दिलाते हुए बोली। पक्का? वो इसके सर को हल्का हल्का दबाते हुए पूछने लगा। जी पक्का। वो इसके दोनों हाथ सामने लाकर इन्हें चूमते हुए बोली तो वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने गया और तेल लेकर वापस आया। ये क्या? वो मुंह खोलते हुए पूछने लगी। तेल लगाने लगा हूं। एक तो तुम लड़कियां फैशन के चक्कर में बालों में तेल पता नहीं क्यों नहीं लगाती। वो इसके बालों में तेल डालकर हल्की हल्की मसाज करते हुए बोला। एक्सक्यूज मी, फैशन की बात नहीं है, वैसे बस टाइम नहीं मिलता। वो इसकी उंगलियों को अपने बालों में महसूस करती हुई आंखें बंद करते हुए बोली। अब कैसा महसूस हो रहा है? वो थोड़ी देर के बाद सर दबाते हुए पूछने लगा। नींद आ रही है अब। इसने पलट के इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा तो अरहम ने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने से लगाए ही इसके बाल फोल्ड करके कैचर में कैद कर दिए। मेरी जान, मेरी जिंदगी। इसे मुस्कुराते हुए इसकी नाक को अपने लबों से छुआ जो नींद की वादी में उतर चुकी थी। फिर इसे आईसीयू से बेड पर लिटाकर खुद वॉशरूम में चला गया और हाथ धोकर वापिस से आया और इसे अपने सीने से लगाकर सो गया। सर, मेरी बेटी का ऑपरेशन कामयाब रहा, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। शहाना ने अपने बराबर में खड़ी बेटी की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो पिंक कलर के फ्रॉक पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरहम ने आगे बढ़कर इस बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। ये क्या खाया हुआ है आपने? वो इसके गाल से चॉकलेट साफ करता हुआ पूछने लगा। चॉकलेट खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो हंसती हुई बोली तो अरहम का दिल बहुत खुश हुआ। इसके दिल में एक अलग किस्म का सुकून उतरा जो हमेशा दूसरों की मदद करने से महसूस होता था, और वैसा ही सुकून वो आज पहली बार महसूस कर रहा था। आप ऐसा करें, आज ऑफ करके अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारें। अरहम के कहने पर वो बच्ची खुशी से अपने मामा बाबा की जानिब देखने लगी। मतलब मैं अपनी मामा के साथ पार्क जा सकती हूँ? इसने मासूमियत से पूछा। जी जा सकती हैं। शहाना, आज आप ऑफ कर लें, बच्ची को घुमाने ले जाएं,
वो कहकर दूर हुआ। शुक्रिया सर एंड हैप्पी बर्थडे। वो अपनी बेटी का हाथ थामते हुए बोली। थैंक यू, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोला क्योंकि सारा स्टाफ जानता था आज के दिन इसकी बर्थडे होती है। तो वो अपनी बेटी को साथ लिए वहां से चली गई। काम से फारिग होकर जब वो घर पहुंचा तो इसके सामने 3 गाड़ियां पार्क थी। अंदर से कहकों और बातों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। इसने तेजस्वी से बेल बजाई तो अस्परा ने दरवाजा खोला, जो ब्लैक गाउन में तैयार बहुत प्यारी लग रही थी। वो नासमझी से देखते हुए अंदर आया तो सामने गार्डन को व्हाइट और रेड लाइट से सजा हुआ देखा और इसका दिल धड़का। तभी लाइट्स ऑफ हो गईं और सिर्फ एक रोशनी जलने लगी जिसका फोकस अरहम पर था। वो नासमझी से यहाँ वहां देखने लगा मगर हर तरफ अंधेरा था। फिर एक और लाइट जली जिसका फोकस एक शख्स पर था जिसकी इसकी जानिब पुश थी। तू जो रूठा कौन हंसेगा, तू जो छूटा कौन रहेगा। वो पलटा और माइक के जरिए लिरिक्स बोलने लगा और साथ अरहम की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अली। अरहम जेरे लब हैरत से बड़बड़ाया। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको कौन कहेगा। अली ने इसके पास पहुंचकर इसका हाथ थामते हुए आखिरी 2 लाइंस गुनगुनाई जिस पर वो मसरूर इसकी जानिब देखने लगा। तू ही वजह है, तेरे बिना बेकार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। अभी वो संभला भी नहीं था कि अमन ने दाएं जानिब आकर इसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू हायल करते हुए नम आंखों से लिरिक्स गुनगुनाए, जबकि बाकी सब जो वहां मौजूद थे इन सब दोस्तों को मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगे। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। और हमने पलटकर बाएं जानिब देखा जहां जैन गुनगुनाता इसकी तरफ आ रहा था। आजा करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं, मीठी सी तेरी वो गाली सुनने को तैयार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। सैन ने इसके पास आकर इसके बालों को खराब करते हुए प्यार से लाइंस गुनगुनाई तो नम आंखों से मुस्कुराने लगा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बिठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। जुबैर की आवाज में इर्ताश पैदा करने लगी तो सबकी नजर इसकी जानिब उठी, जो अरहम के सामने खड़ा हुआ इसे मशकूर नजरों से देख रहा था, जबकि अरहम अपनी बाहें खोलकर इन सबको अपनी बाहों में समेट गया। मेरे दिल की ये दुआ है दूर कभी न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। असल ने इसके पीछे खड़े होकर इसके कंधे पर अपना हाथ रखकर भीगी आवाज में लिरिक्स बोले, क्योंकि काम बेशक इन लोगों के मुख्तलिफ थे लेकिन दिल तो एक दूसरे के लिए धड़कते थे ना। हैप्पी बर्थडे है हम। वो सब यकजा जुबान होकर बोले तो इसका दिल खुशी से झूम उठा और साथ ही सारी लाइट्स ऑन हो गई। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा था मैंने इतने अनमोल रिश्ते खुद से दूर कर दिए, मुझे ये था तुम लोग नहीं आओगे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहता था, मैंने बस इतना चाहा था तुम लोग भी सुकून भरी जिंदगी गुजारो। सॉरी, मैं बहुत सख्त हो गया था लेकिन ये तुम लोगों के लिए ही तो था। वो टूटे फूटे अल्फाज में बोलने लगा तो इन सब ने वापिस ऐसे गले लगा लिया। तुमने जो भी किया हमारा अच्छा ही चाहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इस्लाम में भी कहा गया है अगर कभी कुछ सही करने के लिए सख्ती करनी पड़े तो बिल्कुल मत हिचकिचाओ। इसीलिए बेफिक्र हो जाओ, हम नाराज नहीं हैं बल्कि खुश हैं क्योंकि हम सब ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया है। मतलब? अरसल की बात पर वो बेयकीनी से पूछने लगा। मतलब ये कि हम माफिया की दुनिया को गुड बाय कह आए हैं और अब हमारा तुम खर्चा पानी उठाओ। जुबैर ने शरारत से कहा तो सब हंसने लगे। मैं खुशी खुशी उठा लूंगा, बॉस कैसे माना? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। जैसे तुम्हारी दफा माना था, तुम जानते हो वो हमारे साथ जबरदस्त नहीं कर सकता क्योंकि इसने हमें अपनी औलाद की तरह चाहा है। जो कुछ तुम्हें सुनने को मिला वही हम सब ने भी सुन लिया। जैन मजे से कंधे झुकाते हुए बोला। वैसे हमारा ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? तमीमा ने चहकते हुए पूछा, साथ गार्डन की जानिब इशारा किया जो बर्थडे थीम के मुताबिक बहुत अच्छा सजाया गया था।
जबरदस्त, बहुत आला, फाइनली सब ठीक होने जा रहा है, वो मुस्कुराते हुए बोला। अरहम, तुम्हें इन सबका शुक्रिया असफरा को भी कहना चाहिए। हम सभी हिचकिचा रहे थे अब कैसे मिले, एक साथ क्या करें। हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस पर असफरा से बात की तो इसने ऐसे सबको इकट्ठा होने का मशवरा दिया। शीजा के कहने पर इसने हैरत से दाएं जानिब खड़ी असफरा की जानिब देखा, जो अपने पापा के सीने से लगी मोहब्बत से इन्हें ही देख रही थी, क्योंकि इसने इसे इसकी बात की भनक भी नहीं लगने दी थी। यू आर माई फेस्टिव वुमन, आई लव यू सो मच। वो इसकी जानिब बढ़कर इसका हाथ मोहब्बत से थामता हुआ बोला, जिस पर वो मुस्कुराती हुई ब्लश करने लगी। अब्दुल जब्बार साहब, मिलिहा बेगम, दादी अम्मा, बेला, शीजा और तमीमा ने भी जब इसे बर्थडे विश कर दिया तो इसने सबकी मौजूदगी में केक काटा और फिर सबने मिलकर खाना खाया, जो शीजा और तमीमा और असफरा ने मिलकर बनाया था। क्या हुआ इस बार? अरहम ने इससे पूछा तो इसने इसके बराबर आके बैठ गए। मेरा बर्थडे गिफ्ट तुम्हारे लिए, इसने एक बॉक्स इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जो अरहम ने थाम कर खोल दिया, जिसमें गोली मौजूद थी। ये क्या है? वो सबकी तरफ एक नजर देखते हुए पूछने लगा, जो आपस में बातें कर रहे थे। किसी का भी ध्यान इन दोनों की तरफ नहीं था। ये वही गोली है जो मैंने तुम्हारी बीवी के सीने से निकाली थी। इसके कहने पर वो गोली को अपने हाथ की उंगलियों से छूने लगा। अगली दफा तुम खुद को किसी मुश्किल में डालो तो एक नजर इसे लाजमी देखना। ये तुम्हें इसी पल की याद दिलाएंगे जब असफरा को तुम्हारी आंखों के सामने गोली लगी थी। और हम इसकी आंखों में देखने लगा। असफरा बिल्कुल एंजल है, जिसने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को ही नहीं संवारा, बल्कि हम लोगों को भी, लाइफ को भी संवार दिया है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो ये तुम्हारे पास है। प्लीज हमेशा इसका ख्याल रखना। वो इसका हाथ थपथपाता हुआ बोला। तुम फिक्र मत करो, मैं खुश रखूंगा। तुम बताओ आगे का क्या प्लान है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यार, हम सब ने जो करना था वो शुरू कर चुके हैं, तुम परेशान ना हो। जैन और रसल ने अमेरिका में अपनी मेडिकल की जॉब के लिए अप्लाई किया था। इन दोनों को वहां जॉब मिल गई है। उन्होंने वहां कल ही रवाना होना है। अली को तुम जानते हो, गाड़ियों का शौक था। इसने अहमद ने गाड़ियों का शोरूम इटली में ही खोला है, क्योंकि पुलिस इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती। और मैंने और शीजा ने पेरिस में रहने का सोचा है। वहां हमारी दानिश और रहाइश का और काम का अरेंज हो गया है। वो तफसील से सब कुछ बताने लगा। लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था अभी कुछ भी नहीं हुआ, वो हैरत से पूछने लगा। यार, एक माह हम लोग तुमसे दूर रहे हैं। इस दौरान चीजें ही सेट कर रहे थे। और हाँ, तमीमा ने इटली में अपने बॉटनी स्टोर पर काम जारी रखने का सोचा है। माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ तुम सबके लिए। शुक्र है अल्लाह ने तुम सबके दिल में भी हिदायत डाल दी। बेशक वो रहमान और रहीम और करीम है, बख्शने वाला है। और हमने खुशी से इसे गले लगाते हुए कहा, बेशक, लेकिन डर लगता है। सब ठीक होगा ना? सब ठीक होगा, बस इस पाक साथ पर भरोसा रखना। इस सफर में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अपने कदम मजबूत रखना। कभी मायूस ना होना, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, शहर की राह में कभी भी हायल नहीं हो सकता, सवेरा होकर ही रहता है। वो इसकी पीठ थपथपाते हुए बोला तो जुबैर हाँ में सर हिला गया। अगर फातिमा और फाइका लोग भी यहाँ होती तो और ज्यादा मजा आता, तमीमा ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। जानती हूँ, मैं खुद ही ने बहुत मिस कर रही हूँ। वो लोग अपने काम की वजह से नहीं आ पाई। अस्परा ने जवाब दिया तो वो हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे के लिए दरवाजा खोलने लगी। गुड नाइट अस्परा। नाइट तमीमा, अस्परा बोलकर अपने कमरे में दाखिल हुई, जहाँ आरम शर्टलेस अपने हाथ में मोबाइल पकड़े यहाँ वहां घूम रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सब लड़कों को काउचेस पर सोना पड़ रहा है, वो लब चुबाते हुए बोली, क्योंकि इनके घर में सिर्फ 2 ही गेस्ट रूम थे, जिनमें से एक में अस्परा की सारी फैमिली थी, जबकि दूसरे में शिजा और तमीमा सो रही थी। कुछ नहीं होता, वो कंफर्टेबल है वहां। मैं वापस से पूछकर ही आया हूँ यहाँ। वो अपना सर साइड पर रखकर अब इसे अपनी जानिब खिंचता हुआ बोला, जिसकी वजह से अस्परा के हाथ अरहम के वजूद से टकराए तो वो ब्लश करने लगी। मुझे सबने गिफ्ट दिया सिवाय तुम्हारे, तुमने तो अच्छे से विश भी नहीं किया। वो इसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए शिकायत करने लगा, जबकि दूसरी तरफ अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे माय हैंडसम मैन। इसके गिर्द अपने सार बांधे हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। और गिफ्ट? वो एवरेज करता हुआ पूछने लगा, जिस पर अस्परा के लब मुस्कुराने लगे। इस खूबसूरत सी मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह है? अस्परा के हंसने पर वो इसे बेड पर बिठाकर पूछने लगा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखने लगी। अरहम, मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो इसकी गोद में बैठकर इसके गिर्द अपने बाजू हाल करके इसकी जॉलाइन पर किस करते हुए बोली। और वो क्या है? वो इसके बालों को सहलाते हुए पूछने लगा। अरहम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके अल्फाज पर अरहम के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह शौक ने ले ली। क्या? वो बेयकीनी से पूछने लगा। आई सेड आई एम प्रेग्नेंट। बोलते हुए असरा के गाल दहकने लगे। अरहम, जब असरा ने इसकी आंखों से आंसू देखे तो वह नरमी से इसका चेहरा अपने हाथों में थामती हुई बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, मैं पापा बनने वाला हूँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोलने लगा। हाँ अरहम,
इस रब ने हमारी सुन ली। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली तो इसके लबों पर झुका और शिद्दत भरी गुस्ताखी करने लगा। तुम सोच भी नहीं सकती, ये दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट है जो तुमने मुझे आज दिया। वो इसे बेड पर लेटाकर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जबकि वो अपनी बेतरतीब होती सांसों को संभालने लगी। चलो उठो, इस रब का शुक्रिया अदा करें जिसने इस रहमत से नवाजा है। वो बेड से उतर के इसके सामने हाथ फैलाता हुआ बोला। इस वक्त वो इसका हाथ पकड़ते हुए पूछने लगी। हाँ मैं जान, इसी वक्त, क्योंकि शुक्रिया अदा करने का कोई खास वक्त नहीं होता नहीं है, जब दिल करे शुक्रिया अदा कर लो। वो इसे हवा में उठाकर खुशी से झूमता हुआ बोला, जबकि वो इसके कंधों पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। अस्प्रा, मुझे जुनून है तेरे इश्क का। वो इसे हाथ लिया वॉशरूम में दाखिल होता हुआ बोला। मुझे भी, वो प्यार से बोली। तो दोनों ने वजू किया और फिर इस रब के सामने शुक्रिया अदा करने के लिए नवाफिल अदा करने लगे। जब हम सच्चे दिल से इस रब की जानिब कदम बढ़ाते हैं तो वो कदम कदम पर हमारी आजमाइश लेता है, मगर जब हम साबित कदमी से हर आजमाइश पर पूरा उतरते हैं तो वो हमें बेहिसाब इनामात से नवाजता है, क्योंकि इसके घर में देर है अंधेर नहीं। इसीलिए जब कुछ करने का ठानो तो इस पर साबित कदम रहो। कभी किसी मोड़ पर ना उम्मीद और मायूसी ना होना, क्योंकि उम्मीदों के समंदर में तलातम आते रहते हैं। सफीने डूबते भी हैं लेकिन सफर नहीं रुकता। मुसाफिर टूट जाते हैं मगर मांझी नहीं थकता। सफर तय होता रहता है। बेशक खुदा हाजिर है, नाजिर भी है, जाहिर है और बातिन भी। वही है हाल से वाकिफ और वही है सीनों में भी। मुसीबत में, अंधेरों में कभी इसे पुकार कर तो देखो, वो तुम्हारी आंखों के आंसू को यूं ही मिलियामेट होने नहीं देगा। हवा का रुख कितना ही तेज क्यों ना हो, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। बस खुद को इसकी जानिब बढ़ाओ और तौबा करो, वो सब सुनेगा और वो हर चीज से नवाजेगा। यही सही राह अस्प्रा और अरहम ने चुनी थी, जिनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए संवर गई थी। दी एंड। ओके गाइस, इस नावल का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ ये नावल आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।